फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस का एक पार्ट है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा। तो पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल के अंदर उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि ये 5 चीजें आती हैं, ठीक है। ये 5 चीजें किस चीज से रिलेटेड है? ये 5 चीजें हमें बताती हैं कि हम किस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है उसे हम कैसे क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव फोर्स है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या क्या है ये 5 चीजें? सबसे पहला ये है इंडस्ट्री राइवल्स, देन थ्रेट ऑफ न्यू एंटिटीज एंड बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में जाने वाले हैं, तो लेसन को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिस्क ऑफ एंट्री की, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला रिस्क हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो होता है एंट्री के टाइम पे, ठीक है। जब भी कोई कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो है किसी भी उसमें एंट्री करना चाहती है, मार्केट में एंट्री करना चाहती है, तो उसको किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, यानी कि कम इनपुट में उन्हें ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। या फिर ब्रांड लॉयल्टी उस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा हो, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर किड्स वियर की हम बात करते हैं, किड्स फैशन की बात करते हैं, तो मोस्टली कौन से ब्रांड्स चलते हैं? हमारे यूएस पोलो और हमारे जिनी एंड जॉनी, ये सब ब्रांड्स चलते हैं, ठीक है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो हमारे मोंटी कार्लो आ जाता है, हमारा रेमंड आ जाता है, प्यूमा आ जाता है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रांड लॉयल्टी की बात आ गई। कोई नया ब्रांड आएगा, हो सकता है कि कस्टमर उसको जल्दी से लेना पसंद ना करें, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का क्या मतलब क्या है? जिस प्राइस पे सामने वाला बंदे ने जिस रॉ मटेरियल के साथ प्रोडक्ट बना रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन है, जो उसकी प्रॉफिट है, वो आपसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट होती है कि मान लीजिए कि ए पर्सन कोई चीज़ आपको बेच रहा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट जो है बी पर्सन भी बेच रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वो अभी इनिशियल स्टेज पे आपका कस्टमर हो, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सेम ब्रांड का, यानी कि उससे अच्छी ब्रांड का जो एक बंदा है उससे बेहतर क्वालिटी में वो चीज़ दे रहा है, तो ये जो कस्टमर है हमारा सी, वो उस बी के पास चला जाएगा। तो इसे हम क्या बुलाते हैं? कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है। लास्ट हमारा आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो है किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है उसको उसी के अंदर वर्क करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है राइवलरी अमंग एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, यानी कि जो पहले से बनी हुई कंपनीज हैं वो आपस में कैसे राइवलरी होती है, ठीक है। एक तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर होता है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो वो फ्रेगमेंटेड होगा या फिर वो कंसोलिडेटेड होगा। कंसोलिडेटेड होगा तो उसमें भी उसके 2 पार्ट्स होंगे, या तो वो ओलिगोपोली मार्केट होगी या फिर वो मोनोपोली मार्केट होगी। आई होप आपको ओलिगोपोली और मोनोपोली मार्केट दोनों के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए इससे रिलेटेड एक लेसन ले आऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी इंडस्ट्री डिमांड कैसी है। इंडस्ट्री डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है। मान लीजिए कि अभी हम सब क्या है, कोविड से गुजर रहे हैं, तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर ना जाएं या रेस्टोरेंट्स में ना खाएं। तो जो हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है हमारी,
वो अभी क्या कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड की बात कर रहे हैं। फिर हमारा आता है कॉस्ट कंडीशंस। कॉस्ट कंडीशंस मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जो हर इंडस्ट्री को, हर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करनी पड़ती हैं, वो कैसी हैं, ठीक है। एग्जिट बैरियर्स होते हैं। एग्जिट बैरियर्स के अंदर हमारी तीन चीजें आती हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम तीन चीजें बता रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक एसेट, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, मान लीजिए कि हम अगर डिटॉल को लेते हैं तो वो किससे स्टार्ट हुई थी, वो हमारी स्टार्ट हुई थी सोप से, ठीक है। तो अगर उस इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हम जाहिर सी बात है उससे बैकआउट नहीं कर सकते हैं। हमें अपने जो लॉसेस हैं हमें वो पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम मार्केट एग्जिट करने लगे तो हमें और ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हाई फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एग्जिट। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इंडस्ट्री छोड़कर जाएं तब हमें क्या है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाए। तो इस वजह से भी क्या है, हम जो है छोड़ नहीं सकते उस इंडस्ट्री को, ठीक है। लास्ट हमारा आता है इमोशनल अटैचमेंट टू एन इंडस्ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर या फिर अपनी जो कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड क्या है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उस केस में भी आप इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं जा पाते हो, ठीक है। जैसे कि हमारी नैनो थी, नैनो कार जो हमारी बनाई गई थी टाटा की साइड से, तो वो जो टाटा कंपनी है वो नैनो कार को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, अटैच थी, इमोशनल थी, ठीक है। तो वो उन्होंने जल्दी से क्या किया, उसको उसकी प्रोडक्शन उन्होंने जल्दी से बंद नहीं करी, जिसकी वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं लॉसेस बेयर करने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब हम बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं, किसकी, बायर की। ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं बायर और सप्लायर में, हम यहाँ पे बायर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट क्या है, एक बहुत पावरफुल बायर है, ठीक है। बायर कौन होता है, यहाँ पे पहले छोटा सा आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जो हमारी जीएम, फोर्ड और टोयोटा कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं। मतलब यहाँ पे इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद के लिए मैन्युफैक्चर कर सकती हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो बायर कौन होता है, बायर वो होता है जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, बेस्ट प्राइस पे और कम से कम प्राइस के ऊपर वो उस प्रोडक्ट को खरीद पाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज बेच रही हूँ। मैंने कहा कि मैं ना यूजीसी नेट पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं ना उसके 2,500 रुपये लूंगी, ठीक है। वही सेम कोर्स, वही सेम क्वालिटी का आपने कहीं और से खरीद लिया, ठीक है। कितने का खरीदा, 1,000 रुपये का आपने कहीं और से बाय कर लिया। तो आप क्या हो, आपकी जो बार्गेनिंग पावर है ना, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसे कहते हैं हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कि आप कौन सी चीज को कितने में खरीदते हो, उसकी एक्चुअल प्राइस से और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम इंटेल का एग्जांपल लेते हैं। इंटेल जो है बहुत पावरफुल सप्लायर है, किस चीज का, कंप्यूटर फर्म्स को, ठीक है। कंप्यूटर फर्म्स को जो इंटेल है बहुत पावरफुल सप्लायर है। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का क्या मतलब होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का मतलब जस्ट अपोजिट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर से, ठीक है। बायर में हम क्या कर रहे थे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम प्राइस में ले रहे थे, लेकिन जो अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लायर होगा ना, वो क्या करेगा, आपको सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल जो है हाई से हाई प्राइस के ऊपर देने की कोशिश करेगा, या फिर आपको वो देगा, ठीक है। अपने खुद के फर्म्स के लिए प्रॉफिट इकट्ठा करेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप जो मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे खरीदो, ठीक है। वो ऐसा कब कर सकता है, कहाँ हो सकता है, जब उसको पता हो कि जो वो सप्लाई कर रहा है उसके बहुत कम सप्लायर्स हैं, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है उससे खरीदने का, ठीक है। और जो सप्लायर है वो बहुत बड़ा है और वो क्या है, आगे थ्रेटन कर सकता है इंटीग्रेटेड मार्केट्स को, इसलिए आपको उससे ज़्यादा प्राइस में लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उसके बहुत कम क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा है वो हर किसी के पास जल्दी से उपलब्ध
नहीं होता है तो भी जो है, जो हमारा सप्लायर है उसकी बात हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। और या फिर जो सप्लायर है उसके पास क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है, मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई चीज आपको बेचती हूँ लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि यार देखो मेरे पास इसकी सिर्फ 10 ही माल पड़ा हुआ है, 10 माल का इतना कॉस्ट में लूंगी और ये माल जो है आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो आप मजबूरन वो माल क्या है, उसी प्राइस पे खरीदोगे जिस पे मैं आपको बेचना चाहूंगी, ठीक है। या फिर अगर आप स्विच करते हो किसी और सप्लायर के पास, तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है स्विचिंग की वो बहुत हाई आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसमें क्या है, जो बायर होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारी बारी आती है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की। जैसे कि आप नीचे पिक्चर्स देख के समझ ही गए होंगे हम क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं टी, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों ही चीजें आपस में सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की उस कस्टमर के लिए जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, वहां पे कॉफी नहीं मिलती, तो आप क्या कहोगे, ठीक है मुझे जूस दे दो या फिर कोल्ड ड्रिंक दे दो या फिर मिल्क दे दो, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपना सब्स्टिट्यूट कर लोगे। कोक नहीं है तो मुझे पेप्सी दे दो, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट हो गया। आपके पास पेन नहीं है लिखने के लिए, तो आपने कहा ठीक है मैं पेंसिल से लिख लूंगा। तो इस तरीके से जब हम सब्स्टिट्यूट्स का यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री को, हमारी स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें हमारी एक्सटर्नल एनालिसिस का पार्ट था। किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा, और ये मेरे कुछ लिंक हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।